नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को लेकर आज के वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस सब्जेक्ट का टाइटल है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। एक ऐसा सब्जेक्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सेमेस्टर 5 के अंदर ऑफर किया जाता है। चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, या ऑनर्स के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है, या एनसी वेब के स्टूडेंट है, किसी भी कैटेगरी से आप ताल्लुकात रखते हो, आप सभी को सेमेस्टर 5 के अंदर डीएससी कैटेगरी के अंदर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस नाम का सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। और खास बात माय डियर फ्रेंड्स ये है, जितने भी बच्चे रेगुलर एसएल और एनसी वेब वाले हैं, जो भी बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, आप सभी का एग्जामिनेशन 10 दिसंबर को होने वाला है। और हमारे पास करीब करीब 3-4 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले आपको इस चीज को समझ लेना है, जो आपका पेपर आएगा इनकम टैक्स का, एग्जैक्टली उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, थ्योरी क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट इस पेपर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एग्जैक्टली किस पैटर्न में आपको आंसर लिखना है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके की होनी चाहिए। अगर इन तमाम चीजों की मालूमात आप लोग हासिल कर लेते हैं और अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करके अपने इनकम टैक्स के पेपर के दरमियान तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, तो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, डेफिनेटली आप 10 से 12 मार्क्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं जो जो बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप सभी तमाम लोग उन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट भी करेंगे और डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में उनका बेनिफिट भी उठाएंगे। बहरहाल अब चलिए अपने सेशन के अंदर बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कुछ चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, मैं नहीं कहता इनकम टैक्स का पेपर हो, चाहे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हो, चाहे आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, या किसी और सब्जेक्ट का आपका पेपर है, किसी और कैटेगरी का आपका पेपर है, 3 घंटे का डिसिप्लिन का पेपर होता है, तो आप लोग गांठ बांध लीजिए, इन 3 घंटे में से आपको 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लेने हैं। यानी कि आपका जो 3 घंटे का पेपर होगा, उन 3 घंटे के पेपर के अंदर पहले 10 से 15 मिनट जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो आपको गांठ बांध लेना है। आपको क्या करना है, एक 5 से 10 या 15 मिनट तक का आपको पेपर स्कैन करना है। पेपर स्कैन का मतलब यह है, आपको एक बार क्वेश्चंस देख लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के जो ऑप्शन है, एग्जैक्टली आपको क्लासिफाई करना है, उनके अंदर आपको बेस्ट कौन सा आता है। माने आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन इजी आया है, कौन सी यूनिट इजी आ रही है, कौन सी हार्ड आ रही है, कौन सी मॉडरेट आ रही है, कौन सा लॉन्गेस्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, कौन सा शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। यानी कि आपको 10 से 15 मिनट ले लेने हैं और मिनिमम 5 मिनट तक का समय आप लोग ले सकते हैं। 5 से और 15 मिनट का टाइम पीरियड आपको निकालना है, जिसके अंदर आपको आपके पेपर को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, स्कैन करना है। क्या क्या बातें आप लोग ख्याल में रख सकते हैं। पहले आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपके एंटायर पेपर को रीड करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस स्टेप को नहीं फॉलो करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा और लास्ट में जाके कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से यहां पर अक्सर इनकम टैक्स के अंदर स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो छूट जाता है। तो आप लोगों को 10 से 15 मिनट, मिनिमम 5 मिनट का मैंने टाइम रखा है, लेकिन आप लोग एक बेसिक क्राइटेरिया माय डियर फ्रेंड्स ये मान के चल सकते हैं, 10 से 15 मिनट का टाइम पीरियड माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को निकालना है। इनिशियल लेवल पे बहुत आराम से, इत्मीनान से आपको अपने पेपर को अंडरस्टैंड करना है। कंप्लीट पेपर को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, आपका कौन सा क्वेश्चन इजी आया है, कौन सा क्वेश्चन आपका मॉडरेट है और कौन सा क्वेश्चन आपका लेंथी रहने वाला है। क्लियर, ये 2 चीजों पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। मॉडरेट कौन सा है, इजी कौन सा है और लेंथी कौन सा है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी यूनिट को पहले प्रेफरेंस देनी है, कौन सी यूनिट को बाद में प्रेफरेंस देनी है, कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहा है जिसको डेफिनेटली हमें लास्ट में जाके टच करना है। तो 2 चीजें मैंने बताई, क्वेश्चन पेपर आपने रीड कर लिया, अलोंग विद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पहला क्वेश्चन इजी है, दूसरा क्वेश्चन मॉडरेट है, तीसरा क्वेश्चन लेंथी रहने वाला है, चौथा भी आपका मॉडरेट है और 5वां इजी है।
इस तरीके से इवैल्यूएशन करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करनी है जिसके ऊपर आपको 100% कॉन्फिडेंस रहने वाला है। अब इसकी बजाय मैं आपको कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, आपके पेपर के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक आपको थ्योरी देखने को मिलेगी और एक आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगी। देखिए न्यूमेरिकल एक ऐसा पोर्शन है जो आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम कंज्यूम करेगा और यहाँ पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी हर बार रहती है। क्लियर है? यहाँ पे कैलकुलेशन फैक्टर भी होगा और यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको पहले ये देखना है कि जो सबसे आसान पोर्शन क्या रहेगा, आपका थ्योरी का सबसे आसान पोर्शन रहेगा। और थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो अप टू 30 नंबर तक की थ्योरी आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगी। प्रोग्राम और ओनर्स दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आप कंप्लीट थ्योरी को रिवाइज करके जाएं और थ्योरेटिकल पोर्शन से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। आपको उसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करनी है जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि यस इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूं और इसके आंसर को अच्छे से फ्रेम कर सकता हूं, ठीक है। अब ये पहली स्टेप थी, अगर आपने इस तरीके से शुरुआत की तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और आपको बुनियादी तौर पे ये बातें समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली यहां पर मेरे को टेक केयर करके चलना है, इस क्वेश्चन को मैं इजीली हैंडल कर लूंगा, ये मेरा मॉडरेट रहेगा। यानी कि आपने क्या किया कि पहले 10 से 15 मिनट के अंदर अपने पूरे क्वेश्चन का एक रोड मैप तैयार कर लिया जो आपका क्वेश्चन पेपर है। इतना करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना है। जब आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ स्टेप फॉलो करनी है और जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ बुनियादी तौर पे आपको स्टेप फॉलो करनी है। अगर इन स्टेप का आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको 5 से 10 नंबर का बेनिफिट बहुत प्यार से, बहुत आराम से हो सकता है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, आपको फॉलो करना है गोल्डन आंसर फॉर्मेट फॉर द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यानी कि अगर आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना तो करीब 3 से 4 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, 3 से 4 स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आपको जरूर अपने आंसर के अंदर कंसीडर करना है। सबसे पहली स्टेप क्या कहती है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली स्टेप आप लोग पढ़ लीजिए। आपको क्या करना है, जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, जब भी आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, राइट द फॉर्मूला या रूल। अगर आपको न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ फॉर्मूला याद है तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, अगर उससे जुड़ा हुआ रूल याद है तो उसको भी आपको माय डियर फ्रेंड्स लिखना है। गांठ बांध लीजिए। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, ध्यान रखिए, चाहे स्टूडेंट सही आंसर निकाल के आए लेकिन जो डीयू के एग्जामिनर होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, वो किसको प्रीफरेंस देते हैं, वो आपके मेथड्स को प्रीफरेंस देते हैं कि एग्जैक्टली आंसर चाहे आपका सही आ गया हो लेकिन आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, आपने ये चीज मेंशन की है कि नहीं की है, कि आपने फॉर्मूला लगाया है, रूल को मेंशन किया कि नहीं किया है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो वहां पर आपके मार्क्स बढ़ने की एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप लोग मान लीजिए सैलरी को कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी का अगर बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं तो बेसिक पे होएगा, फिर आपका डियरेंस अलोवेंस होएगा, फिर आपका बोनस होएगा और फिर आपका कमीशन होएगा। तो अगर आप लोगों ने सैलरी कैलकुलेट किया तो वहां पे आपको मेंशन करना है कि मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये आप सभी के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी न्यूमेरिकल, किसी भी यूनिट, किसी भी चैप्टर की न्यूमेरिकल आप लोग करें, आपको सबसे पहले याद रखना है कि उसका फॉर्मूला या उससे जुड़ा हुआ फॉर्मेट या उसका रूल आपको जरूर लिख के आना है, अगर आप सभी को याद है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे इस चीज में गलती कर देते हैं। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, आपको प्रेजेंट करना है कंप्यूटेशन इन द क्लीन टेबल। माने जब भी आप लोग कोई भी कंप्यूटेशन करते हैं, जब भी आप लोग कोई भी कैलकुलेशन करें तो उसको एक क्लीन टेबल के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे आपको किसका इस्तेमाल करना है, आपको कॉलम का इस्तेमाल करना है। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर आप लोग नीटली ड्रॉ करते हैं टेबल्स को, इसका मतलब है ये आपका इंस्टेंट इंप्रेशन होता है। यानी कि आपने जो टेबल्स वगैरह बनाई हुई है ना, टेबल समझ गए ना, जो आप कैलकुलेशन करते हैं या जो भी आप लोग कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन के टाइम पे माय डियर फ्रेंड जो भी आपकी एक इंस्टेंट इंप्रेशन बनाती है, जो भी आपकी टेबल अगर नीटली आपने बनाई है वो तो आपका इंस्टेंट इंप्रेशन रहेगा। और इंस्टेंट इंप्रेशन का मतलब क्या है, आपको इजी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको बचकानी हरकतें नहीं करनी है। आप लोग ये मार्जिन बना दे, इधर मार्जिन बना दे, थोड़ा सा आंसर है वो ज्यादा दिखेगा, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। यू आर ए कॉमर्स ग्रेजुएट, आप सभी को पता होना चाहिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर इतना पागल नहीं होता कि उसको पता नहीं हो कि मार्जिन क्यों बनाया गया। टू द पॉइंट आपको बात करनी है यार, फॉर्मूला जरूर लिख के आना है, उसका रूल जरूर लिख के आना है न्यूमेरिकल के अंदर। प्लस में कंप्यूटेशन जब आप लोग करते हैं तो उसकी टेबल को नीट एंड क्लीन रखना है। अगर टेबल नीट एंड क्लीन रही तो ऑब्वियस सी बात है ये इंस्टेंट इंप्रेशन डालेगी आपके एग्जामिनर के ऊपर, और जैसे ही आपका इंस्टेंट आप इंप्रेशन जाएगा आपके एग्जामिनर के ऊपर तो आपको बहुत आराम से 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे
रहने वाली है। अब यहाँ पे ये गलती बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, ये मिस्टेक बहुत स्टूडेंट करते हैं कि वो क्या करते हैं, प्रॉपर वर्किंग नोट नहीं लिख के आते, या वर्किंग नोट लिख के आते हैं तो बहुत मेसी कर देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप लोग किसी भी वर्किंग नोट को करते हैं ना, वर्किंग नोट को लिख के आते हैं तो आपको सेपरेटली लिखना है। देखिए, अलग से आपको वर्किंग नोट डाल के लिखना है, ठीक है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली ये भी आपका एक इंस्टेंट इंप्रेशन डालता है कि बच्चे ने मेहनत की हुई है, इस सब्जेक्ट की एक अच्छी खासी नॉलेज, समझ, विजडम उस बच्चे को है। ऐसा एग्जामिनर के दिमाग में एक मैसेज आता है, ऑटोमेटिकली ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लोग वर्किंग नोट डालें, वर्किंग नोट डालना है, हर कीमत पे वर्किंग नोट डालना है और उसको सेपरेटली डालिए, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं वर्किंग नोट फर्स्ट अगर आप डालते हैं तो जैसे मेरे को क्या करना है, एचआरए का एग्जम्पशन करना है, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालनी है। तो मैं कैसे वर्किंग नोट निकालूंगा, मेरे को पता है मेरे को इन तीनों वैल्यूज को निकालना है और इनके अंदर से क्या लिखना है, मेरे को लिस्ट वैल्यू लेनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं एक्चुअल एचआरए लिखूंगा, फिर मैं रेंट माइनस में 10% ऑफ द सैलरी लिखूंगा, 40% आपका नॉन मेट्रो के लिए और मेट्रो सिटी के लिए आपका कितना हो जाएगा, 50% ऑफ द सैलरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग सेपरेटली वर्किंग नोट बना के आते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली यहां से आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, और प्रेजेंटेशन बेहतर होगी तो आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा जाएगा और वहां पर भी आपके नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 बातें हो गई। अब लास्ट एंड फाइनल आपको ये ध्यान रखना है, काफी बच्चे बहुत बेसिक मिस्टेक कर देते हैं। जब भी आपका आंसर आता है ना, लेट अस से कि मेरा आंसर आया है, सैलरी अगर आपने कैलकुलेट किया है तो मेरा सैलरी कितना आया है, आपका 4,75,600 आया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपने आंसर को बॉक्स के अंदर जरूर बंद करके आना है। अगर आप लोग इन चारों स्टेप को यूज करते हैं ना, तो आपकी न केवल पेपर प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी बल्कि आपका एक इंस्टेंट इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा जाएगा। देखिए 4 बातें मैंने कौन सी बताई है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखिए अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फॉर्मूला या उससे जुड़ा हुआ रूल जरूर लिखना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी यहां पे ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। कंप्यूटेशन के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, नीट एंड क्लीन टेबल का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको आपको ख्याल रखना है, ठीक है। कंप्यूटेशन के लिए आपको किसका, आपको नीट एंड क्लीन आपको क्या करना है, एक टेबल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, टेबल के अंदर आपको कैलकुलेशन करना है। और तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब भी आप लोग वर्किंग नोट लिखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स उसको क्या करना है, उसको आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और जब भी आप लोग लास्ट आंसर की बात करते हैं तो आंसर को किसके अंदर आपको बंद करना है, बॉक्स के अंदर बंद करना है। ये 4-5 चीजें अगर आप लोग अपने ख्याल में, जहन में रखेंगे तो न केवल प्रेजेंटेशन बेहतर होगा बल्कि मैंने बताया कि आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। जहां पे आपकी पॉसिबिलिटी थी कटने की, आपकी प्रेजेंटेशन बेकार होने की वजह से, ठीक है। तो जब भी आप लोग न्यूमेरिकल माय डियर फ्रेंड्स सोल्व करते हैं तो इन बातों का ख्याल आपको रखना जरूरी है, ठीक है। 2 बातें अभी तक हमने की है। आपको 10 से 15 मिनट पेपर को स्कैन करने में लगाना है, अंडरस्टैंड करने में लगाना है, क्लासीफाई करने में लगाना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स जब भी आप लोग न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते टाइम हमें इन 3-4 बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स जब भी आप लोग थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। केवल 3 स्टेप का फॉर्मूला बताऊंगा। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, अक्सर आपके एग्जामिनर का एग्जामिनेशन के अंदर 6 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है 6 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन के अंदर आपको अपने आंसर को 3 पार्ट के अंदर ब्रेक कर देना है। पहला पार्ट डेफिनेशन रहेगा, दूसरा पार्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा, तीसरा पार्ट एग्जाम्पल रहेगा। देखिए कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आई, ये 3 चीजें आपको डालनी है। पहला क्या रहेगा, आपका डेफिनेशन रहेगी, 1 से 2 लाइन की जो एक क्लियर एंड कट डेफिनेशन है वो आपको वहां पे लिख के आनी। जैसे प्रीवियस ईयर आ गया तो आप लोग क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच अ पर्सन अर्न द मनी, ठीक है ना। जिस साल वो पैसा कमाता है उसी फाइनेंशियल ईयर को आप लोग क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ये 1 से 2 लाइन की आपकी डेफिनेशन के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेनेशन देना है। और याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन मिनिमम 3 से 4 बुलेट पॉइंट के अंदर देना है और आपको शॉर्ट और टू द पॉइंट रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप टिपिकल पैराग्राफ बना के आ जाए तो वहां पे आपके नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना ज्यादा
रहेगी, जब भी आप लोग कोई भी थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जब 1 से 2 लाइन में आपने उसकी डेफिनेशन को लिखा, उसके बाद माय डियर फ्रेंड जो भी आपको 3 से 4 बुलेट पॉइंट मिनिमम लिखने हैं, जिनको आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, बुलेट पॉइंट्स में करते हैं, तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर होगी और एक सिमेट्री बनी रहेगी, वही इंस्टेंट इंप्रेशन पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल माय डियर फ्रेंड्स आपको एग्जांपल ऐड कर देना है, समझ में आया? जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आप बताएंगे, जैसे अगर अभी मैं जो अर्निंग कर रहा हूं 2024-25 में, 25-26 में जो अर्निंग कर रहा हूं, तो ये मेरा प्रीवियस ईयर है। जब मैं इसको टैक्स भरूंगा तो मैं 26-27 में इसके ऊपर टैक्स भरूंगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एग्जांपल ऐड करना है। माने सिंपल लैंग्वेज में आप लोग ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड, जो भी आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, आपको 1 से 2 लाइन के अंदर उसको डिफाइन करना है, या फिर आप लोग कह सकते हैं उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम आपको कोशिश करनी है 3 से 4 उसकी एक्सप्लेनेशन से जुड़े हुए बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर मस्ट है कि आपको एग्जांपल ऐड करने हैं। अगर पॉसिबल है, अगर आपको अच्छे से समझ है, तो आप कोशिश कीजिएगा एग्जांपल सेट करने की। ठीक है, इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग इन तीनों स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम, तो मैं गारंटी देता हूं प्रेजेंटेशन भी बेहतर होगा और नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, चांसेस घट जाएंगे। समझ में आया? तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा, जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई मैं आपको ऐसा इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूं, इनको आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए। आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ पॉइंट पता भी होंगे, लेकिन दिमाग में नहीं थे। एग्जामिनेशन से पहले इन तमाम चीजों को दिमाग में रखना माय डियर फ्रेंड्स बड़ा जरूरी हो जाता है, न केवल आपके लिए बल्कि हर एक स्टूडेंट के लिए जो एग्जामिनेशन में बैठने वाला है। ठीक है, किसी भी एग्जाम का आप लोग पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अब माय डियर फ्रेंड्स एक चीज जिसकी वजह से बच्चे बहुत मार खाते हैं वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, इनिशियल 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक टाइम मैनेजमेंट की मैं एक बेसिक टेक्निक बताता हूं करना क्या है। देखिए आपको क्या करना है, आप छोटी सी बात मेरी मान लीजिए, आपको करना क्या है, आपने क्या किया 10 से 15 मिनट का टाइम लिया। माय डियर फ्रेंड्स किसके लिए है ये, आपको पेपर को अंडरस्टैंड करना है। मैं स्कैन लिख रहा हूं, ठीक है ना? अब इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपने एक और 10 से 15 मिनट, लास्ट का जो 10 से 15 मिनट है ना, ये आपका रिवीजन के लिए रहेगा। कैलकुलेशन चेक करना है, आपको आंसर को चेक करना है। ठीक है ना? यानी कि आपको एक बार पूरा अपने जितना भी आंसर लिखा है सबको अच्छे से रीस्कैन करना है, अंडरस्टैंड करना है, कोई बात मैंने गलत तो नहीं लिख दी, जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया है, कोई ऐसा शब्द दाएं बाएं तो नहीं हो गया, यानी कि रिवीजन में आपको लगाना। जब आप लोग 15-15 मिनट भी लगाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपके पास आधे घंटे का समय आपकी क्रॉस चेकिंग में चला जाता है, यानी कि 30 मिनट आपका चला गया। 3 घंटे में से अगर आप लोग 30 मिनट घटाते हैं तो आपके पास करीब करीब 2.5 घंटे का समय होता है। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, जब आप लोग 2.5 घंटे की बात करते हैं तो यहां पे आपको कोशिश करनी है माय डियर फ्रेंड्स, इस 2.5 घंटे का 60% आप लोग कहां पे जाए, आप लोग न्यूमेरिकल को दे, यानी कि यहां पे आपको ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी। और जो बच गया माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका टाइम बच गया ना, इसका 40%, यानी कि मैं 2.5 घंटे का 40% की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग थ्योरी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वही 3 स्टेप जो मैंने आपको बताई उसी को फॉलो करना है। समझ में आया? यानी कि आपको करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको कंपाइल करके कहें तो पूरे पेपर का, पूरा पेपर मतलब मैं 3 घंटे की बात कर रहा हूं, मैंने आपका ये आधा घंटा पहले माइनस नहीं किया है। 3 घंटे में माय डियर फ्रेंड्स आपको 60% टाइम में न्यूमेरिकल, 25% आप लोग थ्योरी को दे सकते हैं और 15% टाइम रिवीजन और आपका एक तरीके से पेपर को अंडरस्टैंडिंग में आप लोग लगा सकते हैं। समझ में आया? मोटा मोटा मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया है, इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे ना तो पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट बेस्ट होगा, यानी कि अच्छे से आप लोग न केवल पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे बल्कि अच्छे से रिलैक्स मोड में आप लोग अपने पेपर को कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स बुनियादी तौर पे कुछ कुछ बातें हैं। इसके अलावा ये वाला पॉइंट अगर आपने ऐड कर दिया ना तो सोने पे सुहागा होने वाला है, यानी कि कीवर्ड्स के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स पूरा का पूरा आंसर चेक होता है। याद रखिएगा, आपका कीवर्ड्स के ऊपर क्या होता है, पूरा आंसर चेक होता है। अब आपको क्या करना है, चाहे आप लोग थ्योरी को अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप लोग न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स इन कीवर्ड्स को लिखना ना भूले। जैसे अगर आप लोग कहेंगे एज पर द सेक्शन, अगर आप लोग थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, एज पर द रूल आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मैंने बताया ना, कम आपको लेना है, एग्जम्पशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द, या फिर विच एवर इज
लोअर, जो भी आपका है, या फिर सब्जेक्ट टू द कंडीशन, या फिर आप लोग कह सकते हैं टैक्सेबल अंडर द हेड। माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? ये कीवर्ड्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर करने में बहुत हेल्प करते हैं और इन्हीं के बिहाफ पे आपके नंबर इनहांस होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। क्लियर है? तो इस बात को भी आपको ख्याल में रखना है। कोशिश कीजिएगा जहां पे पॉसिबिलिटी है, जबरदस्ती मत घुसाइएगा, वहां पे इन तमाम कीवर्ड्स को जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका पूरा पेपर सेट हो गया है। अब आपको ज्यादा एक तरीके से भड़क लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्लियर हो गया। पहले 10 से 15 मिनट में हमने आइडेंटिफाई कर लिया पेपर इजी है, मॉडरेट है, लेंथी है, हार्ड है, सब चीजें आपने क्लासीफाई कर ली। आपने शुरुआत किया जिस क्वेश्चन में आपको 100% कॉन्फिडेंस है, ये भी बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद मैंने बताया न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है तो 4 बातों का ख्याल रखना है, थ्योरी को अटेम्प्ट करना है तो 3 बातों का आपको ख्याल रखना है, और 3 बातों पर आपको पूरा का पूरा आपका एक तरीके से जो आंसर है वो बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा टाइम मैनेजमेंट, मैंने बता दिया है। टाइम मैनेजमेंट के बाद हमने बात की अगर आप लोग इन कीवर्ड्स को भी ऐड कर देते हैं तो देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा फील हो रहा होगा कि यस, ये न केवल प्रेजेंटेशन बेहतर होगी बल्कि एक सिमेट्री बन गई है। अब एक आपको डाउट आ रहा होगा कि सर सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है, जैसे आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, ऐसे ही चौथा होता है, और फिर आपका क्या होता है, पांचवा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे किसी बच्चे को लेटर से कि सबसे बेस्ट क्या आता है, तीसरा आता है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, है ना, फिर आपको पांचवा आता है तो फिर उसके बाद आप लोग पांचवा अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप लोगों को जो बेहतर आता है, 100% कॉन्फिडेंस है, उसी को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग और सिमेट्रिकल आंसर लिखना चाहते हैं अच्छे से, आप चाहते हैं कि एग्जामिनर को कोई परेशानी ना हो, उसका माथा खराब ना हो आपके पेपर को सोल्व करते टाइम, चेक करते टाइम, तो आप लोग कोशिश कीजिए आंसर को सिमेट्री में रखें, माने सीक्वेंस में रखें। माने जैसे अगर आपको तीसरा क्वेश्चन आता है तो आपको आइडिया होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपका 2 पेज भरने वाला है, तो कोशिश कीजिए आप लोग 2.5 पेज पहले ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इस बात को आपको ख्याल रखना है। ऐसे आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए छोड़ देना है, फिर आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है। अगर आपको पांचवा आता है तो फिर आप पांचवा अटेम्प्ट कीजिए, फिर आपको याद आता है जो जगह छोड़ी है ना, वहां पे माय डियर फ्रेंड्स आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। अच्छी खासी सीट आपको मिलती है, अच्छा खासा उसके अंदर पेजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो सीट की आपको टेंशन नहीं लेनी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, बहुत अच्छा जाएगा। क्लियर है? कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो पेपर के दरमियान हम लोग कर देते हैं, जिनको हमें किसी भी कीमत पे नहीं करना है, ये बात और आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये वाला मुद्दा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप लोग कोई भी फाइनल आंसर लिखते हैं विदाउट वर्किंग नोट, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बड़ी मिस्टेक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा फाइनल आंसर को किसके साथ लिखना है, वर्किंग नोट के साथ लिखना है। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं और उनका नंबर कट जाता है। मिक्सिंग डिफरेंट हेड ऑफ द इनकम, जब भी आप लोग इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो सैलरी हेड, सैलरी के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, और अगर आप लोग कैपिटल गेन की बात करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आपको मिक्स नहीं करना है, सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। एंड फॉरगेटिंग टू अप्लाई द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं, लोअर ऑफ या लिस्ट ऑफ की बात करते हैं, तो ये वाली मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मार्क कर लीजिए, आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और ध्यान रखिएगा, एचआरए का अपना एक फॉर्मेट होता है, ग्रेजुएटी का अपना एक फॉर्मेट होता है, लीव इनकेसमेंट का अपना एक फॉर्मेट होता है। आपको फॉर्मेट के अंदर सारी चीजें लिखनी है। मिस्टेक है जो हर बाहर बच्चा करता है, नॉट राइटिंग द रूल बिफोर द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जब आप लोग करते हैं तो आपको उससे जुड़ा हुआ रूल लिखना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नियम आपको लिखना जरूरी है। एंड आप ज्यादा कटिंग मत कीजिएगा या ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। जो चीजें पूछी गई है, जो लाजमी है, जो जरूरी है, जो कंपलसरी है, और जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। अननेसेसरी राइटिंग, ओवर राइटिंग या ओवर कटिंग आपको माय डियर फ्रेंड्स पेपर के दरमियान बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको न्यूमेरिकल को आधा नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आपको कोशिश करना है, अगर आप लोगों को नहीं आता है फिर भी आपको ट्राई करना है कि आप लोग उसके आंसर तक को पहुंचा के आए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, जो भी चीजें आपके जहन में, आपके दिमाग में है, उन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करके ना डेफिनेटली आप लोग एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक मिस्टेक थी जिनको बहुत बच्चे करते हैं, जिनकी वजह से उनकी प्रेजेंटेशन बिगड़ती है और जिसकी वजह से उनके मार्क्स बिगड़ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। आपका जो इनकम टैक्स का पेपर रहने वाला है वो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन रहेगी एंड ऑल। उम्मीद करता हूं सारे डाउट आपके क्लियर रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक लिमिट सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।